बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अगले कुछ शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2.11 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2.12 जो है वो देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि शो डैट सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ। क्या आपने दो वेक्टर्स का सम और डिफरेंस करना है जो आपस में परपेंडिकुलर्स हैं और इक्वल लेंथ के हैं। तो फिर क्या है कि आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड द सेम लेंथ, तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी सेम लेंथ के होंगे, यानी सम का रिजल्टेंट जो आएगा और डिफरेंस का रिजल्ट जो आएगा ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। सेम लेंथ मीन्स टू से सेम मैग्नीट्यूड, और आपस में ये भी आप परपेंडिकुलर होंगे। दो इक्वल लेंथ के वेक्टर्स भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनका जो सम और डिफरेंस आना है ये भी आपस में इक्वल और परपेंडिकुलर है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो आइए पहले तो दो वेक्टर्स लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.11 और 2.12। पहले तो हम ए और बी बराबर लेंथ के लेते हैं। लेट वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल in magnitude and perpendicular। इनका रिजल्टेंट भी देखना है, तो इससे पहले हम देखते हैं कि जी ए वेक्टर along x एक्सिस, बी वेक्टर along y एक्सिस। अब जितनी लेंथ ए की है उतनी बी की है, तो हेड टू टेल रूल से रिजल्टेंट जो वेक्टर जो है वो ए से बी तक आ गया, डेट इज़ आर। अगर ए और बी बराबर लेंथ के हैं तो फिर ये वाला एंगल जो है डेट इज़ 45। मैं इस पॉइंट को ओ पी क्यू का नाम देता हूँ। ओ से पी तक वेक्टर ए है, पी से क्यू तक वेक्टर बी है, और O से Q तक उनका रिजल्टेंट है। अगर ये लेंथ बराबर हो O से P और P से Q, तो जो एंगल है हमारे पास POQ डेट इज़ इक्वल टू 45। इसी तरह हम डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस करने के लिए वेक्टर A ऊपर की तरफ है, B ऊपर की तरफ है, तो उतनी ही लेंथ का वेक्टर B नेगेटिव B नीचे की तरफ आ जाए। अब अगर मैग्नीट्यूड देखें ए और नेगेटिव ए की भी बराबर है, ठीक है। नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन उल्टी हुई लेकिन मैग्नीट्यूड उतनी है, तो इसका रिजल्टेंट हमारे सामने ये आ जाए। इसे हम आर प्राइम का नाम दे देंगे। फिर ये बी प्राइम और नेगेटिव बी और ए ये दोनों बराबर हैं, तो ये एंगल भी 45 डिग्री का होगा। तो पहले तो हम इसका सम लिखते हैं। सम ऑफ ए एंड बी वी हैव, हमारे सामने आता है वो रिजल्टेंट आर आएगा, डेट इज ए प्लस बी। अब इसकी मैग्नीट्यूड लें, वही लेंथ होगी सम की, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। वो बेटे कैसे निकालते हैं? जिन दो वेक्टर्स, ये फार्मूला जो है ये सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए, जिन दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं उनका स्क्वायर कर लें। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, दिस इज अ लेंथ ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स। इसी तरह अगर आपने डिफरेंस इनका लेना है, तो रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस
ऑफ टू वेक्टर्स। तो इनका डिफरेंस लेने के लिए हमें a माइनस बी करना है, a माइनस बी। तो हेड टू टेल रूल से ये मैंने किया, तो मेरे पास जो रिजल्टेंट r प्राइम आएगा डेट इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब फिर ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर्स हैं, तो इनकी रिजल्टेंट की जो मैग्नीट्यूड होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ r प्राइम वेक्टर दैट इज इक्वल टू r प्राइम पहली का स्क्वायर प्लस इंटू दूसरी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो हम इसमें से वाज़े देख सकते हैं कि सम की मैग्नीट्यूड और डिफरेंस की मैग्नीट्यूड दोनों एक ही फार्मूले से हमारे सामने आ रहे हैं। जो रिजल्टेंट ऑफ सम है, जो रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस है, बोथ हैव इक्वल वैल्यूज़, दोनों की बराबर वैल्यू। तो इससे हमें इनकी मैग्नीट्यूड के बारे में तो कंफर्म हो गया कि रिजल्टेंट ऑफ सम एंड डिफरेंस हैव इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब आ जाते हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर भी होने चाहिए। कौन कौन से वेक्टर्स? आर वेक्टर और आर प्राइम वेक्टर, ये आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो आर, इन दोनों के दरमियान का एंगल हमने देखना है। इसको मैं एस का नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इन दो के दरमियान में एंगल देखना है, ये दो ब्लैक वेक्टर्स के दरमियान में। तो मुझे एंगल चाहिए, मेजर एंगल एस ओ क्यू। तो हम एंगल बिटवीन आर एंड आर प्राइम, तो मेजर एंगल एस ओ क्यू डेट इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक एंगल, तो वो किसके बराबर हो सकता है? एस ओ पी, मेजर एंगल एस ओ पी प्लस मेजर एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। तो ये आ जाएगा बेटे 45 प्लस 45, तो ये एंगल आ गया 90। 90 एंगल का मतलब है कि R एंड R प्राइम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हमने अचीव करना था कि सम ऑफ टू इक्वल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू इक्वल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स आल्सो इक्वल एंड परपेंडिकुलर, कि उनका जो रिजल्टेंट आएंगे सम और डिफरेंस के, वो भी इक्वल और परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स अब सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दे हैव बी ओरिएंटेड, किस तरह से वो लगाए जाएं, इफ दे वर कंबाइंड टू गिव अ रिजल्टेंट ऑफ इक्वल वेक्टर्स टू द सेम मैग्नीट्यूड, कि उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं वेक्टर्स के इक्वल आ जाए। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझनी बहुत ज़रूरी है। दो वेक्टर्स इक्वल लेंथ के हैं, उनको कैसे जमा किया जाए कि उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं वेक्टर्स के इक्वल आ जाए। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आप कह सकते हैं 2 + 2 = 2 आ जाए। ये चीज़ हमें स्केलर में तो ये चीज़ हज़म नहीं होती कि 2 + 2 = 2 कैसे आ सकता है, लेकिन वेक्टर्स में ये पॉसिबल है कि 2 + 2 = 2 आ जाए। कैसे पॉसिबल है, वही चीज़ हमने इसमें बतानी है कि हाउ इट पॉसिबल कि आप दो इक्वल वेक्टर्स को ऐड करें और रिजल्टेंट भी उसी के इक्वल आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2.13, इसमें हम ये कहते हैं कि दो वेक्टर्स हैं और तीसरा उनका रिजल्टेंट आना। ये तीनों इस तरह से बने कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स हों। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं कि टू वेक्टर्स एंड a resultant vector are arranged in such a way they formed an
इक्विलेटरल ट्राइंगल, कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए। तो उससे क्या होगा, ये हम बना के देख लेते हैं। मेरे पास एक वेक्टर ए है, जितना ही ये वेक्टर ए लेंथ का है उतना ही एक और वेक्टर है डेट इज बी। ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो इस तरीके से आएगा, तो मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर आर को कह देता हूँ। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तमाम साइड्स बराबर हैं, तो जितना ए उतना बी उतना ही आपका सी वेक्टर आर वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तीनों मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर आएंगे। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर एंगल 60 बन रहा है, यहाँ पर एंगल 60 बनेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स बराबर होते हैं। और अगर हम ए और बी के दरमियान में एंगल देखें तो वो कैसे देखेंगे, आप ए को और आगे ले जाएं तो यहाँ पे बनने वाला एंगल ए और बी के दरमियान में एंगल होगा जो कि 120 के बराबर है। यानी ए और बी के दरमियान में आपने एंगल देखना है तो उन दोनों वेक्टर्स की टेल को आपस में मिलाना पड़ेगा। और टेल कैसे मिलेगी, यही ए वेक्टर आगे खींच के ले जाए उसी सिमत में, तो जब टेल से मिल जाएगी तो बाहर एंगल जो देखेंगे वो 120 होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा कि अगर ए और बी दो इक्वल वेक्टर्स हैं और आपस में 120 डिग्री पर होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो भी उन्हीं ए और बी की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो इसमें व्हेन ए एंड बी आर एट एन एंगल of 120, then resultant vector R is equal to A vector equal to B vector। तो उस वक्त जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो A और B के बराबर आ रहा होगा। अब इससे अगला शॉर्ट आंसर हम देखते हैं 2.14। Two vectors to be combined having magnitude 60 and 35 Newton. Pick up the correct answer from those given below and tells why is it is only of three of correct answers। के 60 और 35 को ऐड करने से बताइए कि नीचे दिए गए आंसर में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो हमारे पास दो फोर्सेस दी गई हैं 2.14, F1 फोर्स डेट इज 60 न्यूटन, F2 फोर्स डेट इज 35 न्यूटन। इन दो फोर्सेस को ऐड करने से जो आंसर है वो कौन कौन से पॉसिबल है। ऑप्शन ए है जी 20 न्यूटन, ऑप्शन बी है 70 न्यूटन, ऑप्शन सी है 100 न्यूटन। जैसे कि बेटे मैंने पिछले ही शॉर्ट आंसर में आपको बताया कि 2 + 2 = 2 पॉसिबल है। इस तरह मैं अब एक जर्नल बात बता सकता हूँ, वो ये है कि वेक्टर्स के अंदर आपका जो सम है वो ज़रूरी नहीं है कि 2 + 2 = 2 ही हो या 60 + 35 = 95 ही हो। ये आंसर आपके वेरी कर सकते हैं ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर्स। कैसे वेरी करेंगे, अगर तो दोनों वेक्टर्स की ओरिएंटेशन दी गई होगी तो फिर तो आंसर आपके फिक्स होंगे, लेकिन अगर ओरिएंटेशन नहीं दी गई तो फिर आपके आंसर्स वेरिएबल होंगे, मतलब चेंज होंगे। कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकते हैं, तो उसका आसान कुलिया ये होता है कि आप इनका मिनिमम आंसर निकालें। वो निकलेगा 65 - 35, तो मिनिमम पॉसिबल आंसर वो आ जाएगा 60 - 35 डेट इज 25 न्यूटन। मिनिमम पॉसिबल आंसर का मतलब ये है कि इन दो फोर्सेस को जमा करने से कम इतना आंसर आएगा जो कि उनके डिफरेंस के बराबर है।
और ज़्यादा से ज़्यादा कितना आंसर पॉसिबल है, मैक्सिमम पॉसिबल आंसर वो आ जाएगा 60 + 35 95 न्यूटन। अब 25 और 95 के दरमियान में हर आंसर पॉसिबल है, मतलब जब आप 60 और 35 को ऐड करें तो इनके दरमियान वाले तमाम आंसर्स पॉसिबल हैं, लेकिन 25 से छोटा आंसर नहीं हो सकता और 95 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 70 न्यूटन होगा। अब इसी तरह बेटे मैं कहता हूँ 2 + 2 = किसके हो सकता है, तो ये 2 - 2 यानी 0 के बराबर भी हो सकता है, 2 + 2 यानी 4 के बराबर भी हो सकता है। 0 और 4 के दरमियान में तमाम पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। 2 + 2 1 के बराबर भी आ सकता है, 2 + 2 2 के बराबर भी आ सकता है, 2 + 3 ये पॉसिबिलिटी है। मसलन आप दो वेक्टर्स हैं, सेम लेंथ के हैं, सेम डायरेक्शन में, तो 4 आंसर बनेगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो 0 आंसर बनेगा। अगर वेक्टर यहाँ पे है तो इन दोनों का ऐड करने से 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है तो 4। तो ये दरमियान में जैसे जैसे ये ग्रीन वेक्टर अपनी रोटेशन चेंज करेगा तो दरमियान में उतना ही आंसर बढ़ता जाएगा और यहाँ तक मैक्सिमम होगा। तो हम इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऐड करके और मिनिमम पॉसिबिलिटी सब्ट्रैक्ट करके हासिल कर लेते हैं और उसके दरमियान में तमाम पॉसिबल आंसर जो हैं वो मुमकिन हैं और हम उसको करेक्ट ही तसव्वुर करेंगे। उसके बाद अगला है कि 2.15 है, सपोज दैट द साइड्स ऑफ क्लोज पॉलीगॉन रिप्रेजेंटेड अ वेक्टर अरेंजमेंट टू द हेड टू टेल रूल। क्लोज पॉलीगॉन कहा है तो उसका मतलब है कि आखिरी वेक्टर पहले की टेल के आखिरी का हेड पहले की टेल के साथ आके जुड़ेगा। पॉलीगॉन बोलते हैं जिसकी साइड्स 2 से ज़्यादा हों, 3 4 5 जितनी साइड्स भी हों। व्हाट इज़ द सम ऑफ दीज वेक्टर, तो उनका सम क्या होगा। हेड टू टेल रूल से अरेंजमेंट की है और क्लोज पॉलीगॉन बनाई है और रिजल्टेंट आप लोगों से पूछा है कि उसका कितना पॉसिबल है। तो 2.15 है। मैं क्लोज पॉलीगॉन 5 वेक्टर्स की ले लेता हूँ। तो सपोज अ क्लोज पॉलीगॉन of 5 vectors A, B, C, D and E are arranged by head to टेल रूल। तो इनके अरेंजमेंट देखते हैं कैसे। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर एंड ई वेक्टर एंड देयर इज नो रिजल्टेंट। चूंकि लास्ट वेक्टर का हेड पहले की टेल से जुड़ गया तो रिजल्टेंट वेक्टर बचा ही नहीं है, तो हम कहेंगे इस तरह क्लोज पॉलीगॉन का जो रिजल्टेंट होगा वो नल वेक्टर होगा। प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू नल वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट 0 या नल वेक्टर आएगा। ये है जी क्लोज पॉलीगॉन के लिए। 2.16 हम छोड़ देते हैं। 2.17 पर आइए। इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A1 एंड A2 वर रिवर्स्ड, अगर तमाम कंपोनेंट्स A1 और A2 के रिवर्स कर दिए जाएं, हाउ वुड दिस A1 क्रॉस A2, तो A1 क्रॉस A2 के रिजल्टेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, ये चीज़ हमने देखनी। तो क्वेश्चन नंबर 2.17 है। पहले तो हम A1 क्रॉस A2 करके देख लेते हैं। A1 वेक्टर के कंपोनेंट्स कौन से होंगे, A1x इंटू आई यूनिट वेक्टर, A1y इंटू जे यूनिट वेक्टर प्लस A1z इंटू के यूनिट वेक्टर। A2 वेक्टर्स के कंपोनेंट्स क्या होंगे, A2x इंटू आई यूनिट वेक्टर, A2y इंटू जे यूनिट वेक्टर, A2z इंटू के यूनिट वेक्टर। 9
वी गेट A1 क्रॉस A2, तो वो किसके बराबर आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ I, J एंड K, A1X, A1Y, A1Z, A2X, A2Y, A2Z। अब कहता है कि इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर A1 एंड A2 वर रिवर्स्ड, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑन A1 क्रॉस A2। तो रिवर्स करेंगे तो इनके साथ सबके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, इनके साथ सबके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा A1 क्रॉस A2 का, वो क्या बन जाएगा? I यूनिट वेक्टर, J यूनिट वेक्टर एंड K यूनिट वेक्टर। नेगेटिव A1X, नेगेटिव A1Y, नेगेटिव A1Z, नेगेटिव A2X, नेगेटिव A2Y, नेगेटिव A2Z। अगर आप इस रो में से नेगेटिव साइन कॉमन लें तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, और इसमें से भी नेगेटिव साइन कॉमन लें तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 2 दफ़ा जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा -1 और अंदर I, J एंड K, A1X, A1Y, A1Z, A2X, A2Y, A2Z। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये चीज़ हमारे पास बचेगी। और ये सारी की सारी चीज़ कौन सी है? ये A1 क्रॉस A2 ही है, A1 क्रॉस A2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ A1 और A2 रिवर्स कर दें तो आपके रिजल्टेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।